शार्क टैंक पाकिस्तान। आज से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान की एक टीवी चैनल ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर एक शो प्रेजेंट कराया गया था, शार्क टैंक पाकिस्तान के नाम से। इस शो का जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल सिंपल था कि छोटे छोटे जो बिजनेसेस या एंटरप्रेन्योर्स होंगे उस शो के अंदर आएंगे और यहाँ के जो जजेस होंगे या जो शार्क्स होंगे उनसे अपने बिजनेसेस के लिए इन्वेस्टमेंट लेंगे। अब इस शो से उम्मीद तो ये थी कि इससे पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप कल्चर बढ़ेगा, नए नए ब्रांड्स बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि इस शो के ऊपर ही बहुत सारे इल्जाम लगा दिए गए। कई लोगों ने ये कहा कि टीवी के ऊपर जो शो दिखाया जाता है असल में वैसा शो है ही नहीं, बल्कि इस शो के अंदर जो बहुत सारी डील्स कंफर्म कर दी जाती हैं असल में वो डील कभी कंफर्म होती ही नहीं है। उसके बाद इस शो के जो जजेस थे उन पर भी ये इल्जाम लगाया गया कि वो इस शो के अंदर हीरो बनने के लिए बहुत सारी डील्स को कंफर्म कर देते हैं, लेकिन जब इस शो से बाहर जाते हैं तो वो डील से ही बाहर निकल जाते हैं, बल्कि फंडिंग ही नहीं देते। पाकिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ फ्रेंचाइजेस और मेरे ख्याल से शार्क टैंक एक और उसके अंदर एक और कबर बन गई है। ये दो शार्क्स हैं, उनके साथ जो उस्मान बशीर ने किया वो बहुत ही बुरा किया। मेरे ख्याल से उनसे गलती हुई शार्क्स की सिलेक्शन में, सेकंड शार्क्स पे चेक एंड बैलेंस रखने में। अब अजीब बात यह है कि ये कोई नया शो नहीं है। शार्क टैंक जो है वो इससे पहले 2009 से अमेरिका के अंदर चल रहा है और इंडिया के अंदर भी इसके कई सीजन आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये शो जो है वो पहले सीजन के अंदर ही फेल कर चुका है, बल्कि बुरी तरह से ये शो फ्लॉप हो चुका है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये नया इसका कोई सीजन आएगा भी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शो फेल क्यों किया, इस शो के अंदर प्रॉब्लम्स क्या थी और इस शो ने पाकिस्तान की जो बिजनेस का इकोसिस्टम है उसको कैसे एक्सपोज कर दिया। शार्क टैंक जैसा जो शो है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जजेस का, शार्क्स का, क्योंकि उन्होंने लोकल लेवल पर बिजनेस किया होता है, ब्रांड्स बनाए होते हैं और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने करनी होती है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी उनका बढ़ जाता है और एक्सपीरियंस भी उनके पास होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो शार्क्स थे वही सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी थी इस शो के अंदर। वजह यह है कि इनमें से एक शार्क भी ऐसा नहीं था जिसने खुद पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा ब्रांड पाकिस्तान के अंदर खड़ा किया। अगर हम रुमाना की बात करें तो पहले तो वो पाकिस्तानी थी ही नहीं, वो यूके की एक एंटरप्रेन्योर थी और उसके अलावा जो वो बिजनेस भी उन्होंने किया था तो उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था जिस पर वो अबाया या हिजाब वगैरह सेल किया करती थी ऑनलाइन। अमेजोन की तरह का एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन वो 2018 के अंदर सेल कर चुकी हैं। आज के टाइम वो खुद कोई भी बिजनेस होल्ड नहीं करती, बल्कि वो जो है सऊदी गवर्नमेंट के पास जो है वो जॉब करती हैं। मतलब जो हमारा शार्क है वो खुद आज के टाइम कोई रिस्क नहीं ले रहा, बल्कि एक सेफ बिजनेस के अंदर है। और उसके अलावा अगर हम बात करें उस्मान बशीर की तो वो पाकिस्तानी है, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो इस टाइम अमेरिका के अंदर है। वहां पर वो कुछ पेट्रोल और जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उसके अंदर वो इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पर भी उन्होंने कोई अपना ब्रांड नहीं बनाया हुआ। अगर इसके अलावा हम रुबील विडाइच की अगर हम बात करें तो वो सरमायाकार नाम से एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं। अब उसके जरिए वो कोई ब्रांड नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब उन्होंने खुद कभी कोई ब्रांड नहीं बनाया, लेकिन वो छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर बस वो इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि शार्क टैंक के अंदर भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी। इसके अलावा अगर फैसल आफ्ताब की बात करें तो वो भी यही काम करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उससे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो एक और बहन इस शो के अंदर थी तो उनका तो काम मुझे समझ नहीं आया। वो कुछ प्राइवेट स्कूल्स वगैरह उन्होंने बना रखे हैं, स्टूडेंट्स को लोन्स वगैरह वो देती हैं। अब वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सोशल काम करती हैं, सोशल वेलफेयर की तरह को कोई काम करती हैं या बिजनेस करती हैं, प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं वो कोई भी उनका समझ नहीं आया। इसके अलावा जो एक और इस शो के अंदर जो शार्क थे क्रीम तेली, अब इनके पास इग्लू पाकिस्तान के नाम से एक आइसक्रीम ब्रांड जरूर है, लेकिन ये ब्रांड भी इन्होंने खुद नहीं बनाया हुआ, बल्कि इनके दादा ने ये ब्रांड बनाया हुआ था 1915 में और ये खुद इसको लेकर चल रहे हैं। अब ना तो इन्होंने लोकली कभी कोई ब्रांड बनाया, ना बिजनेस किया, ना कुछ, बस इनको जो फैमिली बिजनेस है वही लेकर चल रहे हैं। अब इस शो के अंदर एक आदमी जो था उसको आप कुछ हद तक एक्सेप्शन कह सकते हैं या कुछ मार्जिन दे सकते हैं, तो वो थे इकबाल जुनैद। अब ये जो थे इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो क्रीम का जो कैप लाया था ये खुद लेकर आए थे और उसके अलावा भी ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी पाकिस्तान में रहते, तो इनको बिजनेस का कुछ एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शार्क नहीं था जिसने लोकली पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा ब्रांड खड़ा किया हो। अब आप कहोगे कि यार ये पैसा तो कमाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है ये, या फिर वहां से ये पैसा नहीं कमा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो बिजनेस करते हैं ना वो जुगाड़ का बिजनेस है। इन्होंने कोई खुद बड़े ब्रांड नहीं खड़े किए और ना ही लोकली पाकिस्तान के अंदर कोई इन्होंने बड़े ब्रांड्स बनाए हैं, जिसकी वजह से ना तो इन्हें लोकल मार्केट का पता है, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक एंटरप्रेन्योर को और क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, वो इनको उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इसलिए ये कैसे लोगों को जज कर सकते हैं, कैसी चीजें कर सकते हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम इस शो के अंदर दिख रहा था। और उसके अलावा मैं इस शो के जो मेकर्स है ना उनको किसी तरह के भी ये नहीं कहना चाहता कि उनकी कोई गलती थी इसके अंदर। उसका एक बड़ा वजह
वजह यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़े बिजनेसेस मौजूद ही नहीं है, या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ही नहीं। जो भी ज्यादातर जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, या तो वो ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उसके अलावा कोई जो है वो पॉलिटिशियन होता है, और ज्यादातर जो होते हैं चोरी चुकारी करके अमीर बने होते हैं, तो वो अपने जो असासे जो एसेट्स हैं वो पब्लिक कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो शो के मेकर्स होंगे उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी अपने शार्क्स ढूंढने में, क्योंकि पाकिस्तान में शार्क्स उनको मिले ही नहीं होंगे। उसके अलावा प्रॉब्लम सिर्फ शार्क्स के अंदर ही नहीं थी। दूसरी तरफ अगर हम जो एंटरप्रेन्योर्स भी इस शो के अंदर आ रहे थे, तो उनके पास भी कोई नया आइडिया या एक बड़े लेवल पर बिजनेसेस मौजूद नहीं थे, बल्कि जो थे भी तो वो बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे। और इससे पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो भी समझ आता है कि वो कितने छोटे लेवल पर है। इसकी एक बड़ा रीजन गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जिससे स्टार्टअप ग्रो कर सके। हमारे यहाँ अक्सर जो है वो बस लोन्स वगैरह दे दिए जाते हैं, लेकिन जो इकोसिस्टम के अंदर जो असल प्रॉब्लम है उसे नहीं समझा जाता। मसला ये है कि जब भी यहाँ पर कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगता है, तो एक तो हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट उसके लिए यूज करने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान में बनते नहीं है, वो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, और उसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से लोग वो मंगवाते नहीं है। अगर मंगवाते भी हैं तो उसके अलावा फिर जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मिलता है, एक तो अवेलेबल नहीं होता, उसके अलावा जब मिलता भी है तो वो काफी ज्यादा महंगा मिलता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो महंगा तैयार होता है। और जब महंगा प्रोडक्ट तैयार होगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है और काफी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट बन जाता है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। इससे जो बिजनेसमैन होता है उसको बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि उसको ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा होता। जब उसे मार्जिन नहीं मिलता तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो खुद प्रोडक्शन करने के बजाय बाहर से जो चाइना से सामान इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर वो तिजारत करना शुरू कर देते हैं, सेल करना उसे शुरू कर देते हैं, और खुद कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो इकोसिस्टम है वो कभी डेवलप ही नहीं हुआ, और इसीलिए हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी रहती है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो फिर उसके लिए आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से चलती रही। तो इसीलिए जितने भी यहाँ पर स्टार्टअप आ रहे थे, एक तो उन्हें बिजनेसेस का ज्यादा पता ही नहीं था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे ब्रांड बनाना है, किस तरफ जाना है, उन्हें डायरेक्शन भी क्लियर नहीं थी। तो इसीलिए जो बिजनेस भी आ रहे थे, वो घरों के अंदर कोई बिजनेस कर रहा है, घरों के अंदर कोई चीजें बना रहा है, तो उस तरह से वहां पर चीजें चल रही थी। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आ रहे थे वो कुछ भी पैसे मांग रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें कितने पैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, हमें चाहिए भी है नहीं चाहिए, क्या ये ब्रांड आगे चलकर चलेगा भी या नहीं चलेगा। क्योंकि असल में छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वो चल जाते हैं कभी कभार, लेकिन जब वो बड़े स्केल पर उन्हें स्केल किया जाता है तो वो फेल कर जाते हैं बुरी तरह से। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसी वजह से जो जब भी हम इस शो को देख रहे थे उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा शो बोरिंग लग रहा था। एक तरफ जो जजेस थे उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें लोकल लेवल पर बिजनेस का पता ही नहीं था, और दूसरी तरफ जो स्टार्टअप जो नए आ रहे थे, जो एंटरप्रेन्योर भी आ रहे थे, उनके पास भी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से ये शो जो है वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया था। उसके अलावा कोई ज्यादा टीआरपी भी, व्यूअरशिप भी इनको ज्यादा नहीं मिल रही थी, क्योंकि शो ही बोरिंग था। और उसके अलावा अगर ज्यादातर जो डील्स भी इस शो के अंदर की जा रही थी वो ज्यादातर फेल कर गई थी। जैसे जुनेद इकबाल ने इस शो के अंदर 10 डील की थी, तो उनमें से सिर्फ एक जो है वो फाइनल हो सकी थी। उसके अलावा रुमाना ने जो है वो इस शो के अंदर जो है 17 डील्स की थी, और कोई भी वो कंफर्म नहीं कर सकी, मतलब कोई भी जो है वो बाद में क्लियर नहीं हो सकी। ज्यादातर शार्क्स का ये कहना था कि जो शो के अंदर जो डेटा उनको दिखाया जाता था, जो बिजनेस से रिलेटेड जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, ज्यादातर वो गलत होती थी, और उस पर वो इन्वेस्टमेंट कर देते थे। लेकिन जब बाहर आकर वो जब बिजनेस को देखते थे तो उससे उनको बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती थी, तो इसलिए वो बहुत सारी डील्स जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी। साथ में उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने जो शार्क्स थे उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए। उनका ये कहना था कि ज्यादातर जो शार्क्स थे शो के अंदर आए थे वो बस हीरो बनने के लिए इस शो के अंदर आ गए थे, उनका इन्वेस्टमेंट करने के अंदर कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। इसके अंदर अगर आपको याद हो, इस शो के अंदर एक एंटरप्रेन्योर आया था जिसने टेडी बियर का वो कुछ ब्रांड लेकर आया था, और उस टाइम पर जो 3 जजेस थे उनकी तरफ से इसे जो है डील भी ऑफर कर दी गई थी, और डील एक्सेप्ट भी वहां पर कर ली गई थी। लेकिन बाद में उनका ये कहना है कि ये व्हाट्सएप पर वहां पर ग्रुप में चैट्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन कुछ दिन तक ये चैट्स वगैरह चलते रहे। लेकिन बाद में जो शार्क्स थे उन्होंने उन्हें फंडिंग देने से भी मना कर दिया, और वो है उसे साइड लाइन करना भी शुरू कर दिया। बहुत टाइम गुजर गया था, अराउंड सितंबर की डील हुई हुई थी, अब अप्रैल आ गया था, रोमाना मुझे रिस्पांस नहीं दे रही थी, राबील कह रहे थे वो आते हैं तो हम कर लेते हैं, ठीक है, फैसल ने कह दिया था कि वो नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रहा। उस्मान बशीर ने तो कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट ही नहीं किया, अक्सर स्टार्टअप के साथ उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया। अब साथ में उनकी बातों से ये भी लग रहा था कि शार्क्स के अंदर जो है वो ग्रुप्स वगैरह भी मौजूद थी। ये कि मैं फैसल के कैंप में चला गया था, अच्छा। जो कि हकीकत नहीं है यार, मैं सिर्फ उनके साथ सेपरेट डील कर रहा था।
अगर मैं उनके कैंप में गया होता, आपके साथ डील ना करना चाह रहा होता, तो मैं आपसे टर्म तो जिसकी वजह से ज्यादातर जो डील्स हैं वो फेल हो गई थी। लेकिन डील फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लगता है ना वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बिजनेस बहुत छोटे लेवल पर होते हैं, ऊपर से हमारी करेंसी भी जो है वो इतनी ज्यादा मतलब अच्छी नहीं है। जो शार्क्स है वो ज्यादा इन बिजनेसेस के अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि उनको ज्यादा इससे प्रॉफिट मिलने वाला नहीं था, कोई ज्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं था, तो वो अपना ज्यादातर टाइम भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ जो इस शो के मेकर्स थे उन्होंने कहा डील्स फेल कर जाएं या कुछ भी हो जाए उससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी शार्क टैंक मौजूद हैं उनके अंदर 50% ही जो डील्स होते हैं वो कंफर्म हो पाती हैं। मतलब इस शो का जो मेन पर्पस था कि इसके अंदर ज्यादा डील इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वो पर्पस ही इस शो से पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस शो के अंदर जो सबसे ज्यादा घटिया और जलील काम किया जा रहा था, और वो ये किया जा रहा था कि इसके अंदर खुलेआम जो है वो सूद के लेन देन यहाँ पर किया जा रहा था, और यहाँ पर कोई भी ना तो कैमरा इस पर कोई बात कर रहा था और ना पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा था कि इन लोगों ने जो है यहाँ पर सूद चलाना शुरू कर दिया है।